हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ वर्ल्ड अमित बसोया पे। आज हम डिस्कस करेंगे 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबको पता है 12th शेड्यूल है, उसका फर्स्ट शेड्यूल पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन है टेरिटोरीज ऑफ इंडिया, और ये आर्टिकल 1 to 4 तक दिया हुआ है। इसके जो प्रोविज़न है आर्टिकल 1 to 4 तक दिए हुए हैं। और फर्स्ट शेड्यूल में है क्या वो देख लेते हैं। द फर्स्ट शेड्यूल list the state and union territories of India along with their territorial boundaries. It significant in defining India's federal structure and includes any modification made to these boundaries over time. जैसे इंडिया में अगर जितने भी स्टेट है ना, ये जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो सारी की सारी जो लिस्ट है वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दी हुई है। आर्टिकल 1 to 4 में इसके प्रोविज़न क्या है, तो वो ये है कि क्योंकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रलिस्टिक फेडरल इसने अपनाया हुआ है, फेडरल कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनाया हुआ है। तो 1 से 4 तक सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, एक स्टेट को 2 स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है, 2 स्टेट को 1 स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है। वो सारे प्रोविज़न दिए हुए हैं। सेकेंड शेड्यूल सैलरी एंड अलाउंस। अब इसमें आर्टिकल्स है 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221. This schedule specify the salaries, allowance and privileges of the president, vice president, governor, judges of the Supreme Court and High Court, speaker and deputy speaker of the parliament and other key official. तो जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, वाइस स्पीकर, इन सबको जो भी डिप्टी स्पीकर या जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इन सबको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या सैलरी मिलेगी, ये सारे के सारे आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं। और इसके जो प्रोविज़न है वो सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, जो इसकी बात करता है। तो बेसिकली अगर हम सेकेंड शेड्यूल की बात करें तो सेकेंड शेड्यूल में सैलरीज और अलाउंस किसकी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जस्टिस, स्पीकर, इन सब की सैलरी की बात हुई है और वो इसमें दिया हुआ है। थर्ड शेड्यूल देख लेते हैं। थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन। आर्टिकल 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219। Explanation. It contains the forms of oath and affirmation that must be taken by individual holding certain public offices इंक्लूडिंग MP, जजेस, मिनिस्टर टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। तो जब भी कोई MP या MLA या प्रेसिडेंट या कोई भी ऐसा पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन होल्ड करता है, तो जब वो किसी भी ऑफिस में कोई भी पोजीशन होल्ड करने के बाद एंट्री करेगा तो उससे पहले उसको ओथ और अफर्मेशन लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी। अगर वो ओथ नहीं लेता है तो उसकी जो पोजीशन है ना वैलिड नहीं मानी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानी जाएगी। तो इस ओथ और अफर्मेशन की जो बात हुई है वो बात हुई है कहाँ पे, थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन बाय दीज पीपल्स, MP, जजेस वगैरह। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल देख लेते हैं। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80। तो बेसिकली फोर्थ शेड्यूल में है क्या, द शेड्यूल डिटरमाइन द नंबर ऑफ सीट एलोकेटेड टू ईच स्टेट and union territory in Rajya Sabha council offices state. It based the population size of each state. तो basically जो हमारे शेड्यूल डिटरमाइंस नंबर ऑफ सीट एलोकेटेड टू ईच स्टेट, यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में किसी स्टेट को कितनी सीट मिलेंगी उसका एलोकेशन फोर्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और इसी के लिए 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 18। तो बेसिकली फिर देख लेते हैं एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा किस शेड्यूल में, शेड्यूल 4 में। तो बेसिकली फोर्थ शेड्यूल जो बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। उसके बाद देख लेते हैं फिफ्थ शेड्यूल। तो जो फिफ्थ शेड्यूल है उस फिफ्थ शेड्यूल में बात हुई है बेसिकली फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। द फिफ्थ शेड्यूल प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन स्टेट अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो अगर मैं फिफ्थ शेड्यूल की बात कर रहा हूँ तो 4 राज्य एक्सक्लूड कर देते हैं। 4 राज्य कौन कौन से एक्सक्लूड करते हैं, निकाल देते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा शेड्यूल एरियाज़ में, उसकी बात फिफ्थ शेड्यूल में हुई है। तो बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ हैं ना, इन सब के जो शेड्यूल
एरियाज़ हैं, इन सब में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा वो कैसा होगा, वो फिफ्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। तो फिर से हम पढ़ लेते हैं। द फिफ्थ शेड्यूल प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट अदर देन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिजीनियस पीपल। तो बेसिकली क्योंकि उन्हें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए वहाँ के लोगों को, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होगा, वहाँ का कंट्रोल कैसा होगा, उस सब का वर्णन शेड्यूल 5 में किया गया। उसके बाद देख लेते हैं सिक्स शेड्यूल स्पेशल प्रोविज़न फॉर ट्राइबल एरियाज़ इन द नॉर्थ ईस्ट। द सिक्स शेड्यूल pertains specifically to the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, granting autonomy through district and regional council to the managed tribal area। अभी क्वेश्चन इंटरव्यू के क्वेश्चन भी है और कई बार आ भी चुका है कि सिक्स शेड्यूल में जो वो 4 राज्य इंक्लूड है वो कौन से हैं। तो 4 राज्य हैं, इसकी ट्रिक है अमित्रिमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सिक्स शेड्यूल में जो 4 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात हुई है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और ग्रांटिंग ऑटोनॉमी थ्रू डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल टू मैनेज ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि इसमें ट्राइब्स वगैरह रहती हैं, तो इसलिए क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल एरिया है उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होगा, बेसिकली इन 4 राज्यों में, उसकी बात इसमें हुई है। इसके 2 आर्टिकल, आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 275 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देख लेते हैं सेवन्थ शेड्यूल। जो सेवन्थ शेड्यूल है, दिस शेड्यूल डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, डिवाइडिंग इनटू 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इट सेट्स द फ्रेमवर्क फॉर फेडरल गवर्नेंस, क्योंकि इंडिया एक फेडरल गवर्नेंस है। फेडरल गवर्नेंस का मतलब है जहाँ पे पावर डिवाइड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइडेड बेसिकली लॉ मेकिंग पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और फाइनेंशियल पावर है। तो लॉ मेकिंग पावर भी इसमें 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई हैं, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट की बात जो इसमें करी गई है वो कौन सा शेड्यूल है, 7th शेड्यूल। और 7th शेड्यूल जब भी हम फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट पढ़ते हैं, या डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट पढ़ते हैं, उसमें 7th शेड्यूल पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें यूनियन लिस्ट में बताया गया कि यूनियन गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना सकती है, सेंट्रल लिस्ट में बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट किस लिस्ट पे लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन स्टेट लिस्ट में बताया गया स्टेट गवर्नमेंट किस लिस्ट पे लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में बताया गया कि दोनों किस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना सकते हैं। उसके अलावा देख लेते हैं 8th शेड्यूल, रिकॉग्नाइज लैंग्वेज ऑफ इंडिया। The 8th schedule lists the 22 officially recognized language of India, originally containing 14 languages। तो बेसिकली 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई हैं। ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेज थी। इसके 2 आर्टिकल, आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351। तो बेसिकली फिर मैं बता रहा हूँ 8th शेड्यूल में लैंग्वेज की बात हुई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की है अभी तक, 22 लैंग्वेज। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज की बात हुई है। उसके अलावा ओरिजिनली इसमें कितनी लैंग्वेज थी, तो ओरिजिनली इसमें लैंग्वेज थी 14 लैंग्वेज। तो बेसिकली इसके 2 आर्टिकल हैं। जब आर्टिकल आप पढ़ोगे तो इंडिया में कौन सी लैंग्वेज अप्लाई होगी, इंडियन कोर्ट्स में कौन सी लैंग्वेज अप्लाई होगी, बेसिकली वो सारे की सारी बात इन आर्टिकल्स में हुई है। उसके प्रोविज़न क्या क्या होंगे वो आर्टिकल है, आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351। उसके बाद देख लेते हैं 9th शेड्यूल। अब 9th शेड्यूल एक डिस्प्यूट होता है, ज़्यादातर जो होता है जब जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में एक डिस्प्यूट होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर जब भी क्या करता है कि अगर लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बना रहा है और वो फंडामेंटल राइट्स या पार्ट 3 के अगेंस्ट में है, तो जुडिशरी उसका बाय वे ऑफ जुडिशल रिव्यू करती है और उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। तो इस पर डिस्प्यूट क्या हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आरोप प्रत्यारोप होते हैं ज़्यादातर, लेजिस्लेचर ये बोलता है हमेशा, जब बहुत सारे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ किसी भी कंट्री में, तो ये डिस्प्यूट चलता रहता है कि जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो उसका ये आरोप होता है कि जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं तो उसे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या वहाँ का जो भी अपेक्स कोर्ट है वो उसको उड़ा देता है बाय वे ऑफ जुडिशल रिव्यू। और वो अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो हम अपनी पॉलिसी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे करेगी, क्योंकि अगर हर लॉ को अपेक्स कोर्ट उड़ा देगा तो हम अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे करेगी। तो इसके लिए हमने 9th शेड्यूल बना दिया। और 9th शेड्यूल आर्टिकल 31B, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाएगी और वो 9th शेड्यूल की लिस्ट में डाल देगी तो उसका जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता। हालांकि इस पर एक जजमेंट है IR कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वो बाद में हम देखेंगे, उसमें बोल दिया था कि उस प्रोसीजर का जुडिशल रिव्यू हो सकता है। तो 9th शेड्यूल की लिस्ट में कोई भी जुडिशल रिव्यू नहीं होता है। उसके बाद 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहे हैं, known as the anti-defection law. This schedule outlines provisions for the disqualification of member of parliament and state legislature on the ground of defection, ensuring party discipline. तो बेसिकली होता क्या है
कि जब कोई पर्सन, सपोज़ करो कोई पर्सन एक पर्टिकुलर पार्टी से चूज़ करके आया है और कल को वो एमपी बनने के बाद दूसरी पार्टी चूज़ कर लेता है, तो उस पे क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है और उसकी जो मेंबरशिप है, सपोज़ करो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आया है एक पार्टी से और कल को वो दूसरी पार्टी चुन लेता है, दूसरी पार्टी के फेवर में जाके वोट दे देता है या कोई भी ऐसा काम कर देता है जो उसकी पार्टी उससे मना करती है, तो उसकी वो सदस्यता जो है ना, मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको हम ख़त्म कर देते हैं। और लेकिन वो ऐसे लॉ दिए कहाँ हुए हैं, ऐसे लॉ दिए हुए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा देख लेते हैं 11th शेड्यूल पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम, इसके बाद 12th शेड्यूल आएगा, वो बात करेगा म्यूनसिपैलिटी। तो पंचायती राज सिस्टम 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये आए थे, 11th और 7th शेड्यूल। पंचायती राज सिस्टम का मतलब है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाता है और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, ऐसी लोकल लेवल पे पंचायत को भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर जो दी गई है वो 11th शेड्यूल में दी हुई है। और 11th शेड्यूल पंचायती राज सिस्टम की बात करता है। एक्सप्लेनेशन, इंट्रोड्यूस्ड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, दिस शेड्यूल लिस्ट 29 सब्जेक्ट अंडर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू एम्पावर रूरल सेल्फ गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली 11th शेड्यूल पंचायती राज सिस्टम की बात करता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, पहले पंचायती राज सिस्टम आता है 11th शेड्यूल में, उसके बाद 12th शेड्यूल में जो आएगा, जो 74th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, उसमें आता है म्यूनसिपैलिटी। The 12th schedule, introduced by the 74th Amendment Act 1992, lists 18 subjects related to municipalities, empowering urban local bodies and enhancing local अर्बन गवर्नेंस। तो बेसिकली जब आप देखोगे ज़्यादातर जितने भी ये शहरी एरिया होते हैं, जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं, उन सब में म्यूनसिपैलिटी होती है। तो म्यूनसिपैलिटी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, कुछ टैक्स वगैरह ले सकती है, कुछ अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। लेकिन वो रूल्स और रेगुलेशन बनाती कैसे है, टैक्स वगैरह लेती कैसे है, उसके पास ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर आई कहाँ से, कैसे वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, तो वो 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। और ये 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब ऐड हुआ था तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हो गया। तो ये सारे के सारे जो हमारे जितने भी शेड्यूल हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। चाहे हम बात कर रहे हैं एलएलबी के एग्ज़ाम की, चाहे हम बात कर रहे हैं जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम की, इवन अगर हम जीएस की भी बात करेंगे तो ये जीएस में भी फॉल करते हैं। तो क्योंकि पॉलिटी पार्ट अगर देखोगे तो ये 12th शेड्यूल हर बार इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इस पर इन 12th शेड्यूल पे ये डिटेल वीडियो एक बनाई है। तो ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो बेसिकली मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी मैं लीगल मेथड पे क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। एक मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ अपना जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए मैंने मैसेज सर्कुलेट किया हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।